रीजन क्या था भाई, आखिर मगध ने ही साम्राज्य का निर्माण क्यों किया। अब यह एक प्रश्न है कि भाई क्या आखिर मगध साम्राज्य के उद्भव के क्या कारण थे। तो एक यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि मगध साम्राज्य के उद्भव का क्या कारण था। मगध साम्राज्य के उद्भव के कारण आखिर किन कारणों से मगध ने ही साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, इमरजेंस, रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है, मगध साम्राज्य के उद्भव के कारण। ठीक है, आखिर क्या कारण था भाई कि मगध ने ही क्यों साम्राज्य का निर्माण किया। कुछ तो रीजन रहा होगा ना। आखिर उन 16 महाजनपद में से मगध ही क्यों साम्राज्य का निर्माण किया है। तो अगर इसके हम रीजन की बात करें कि भाई क्या इसका कारण क्या था जिसके कारण मगध ने ही साम्राज्य का निर्माण किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो मगध के साथ कुछ तो ऐसी चीजें थी, कुछ तो ऐसी पॉजिटिव चीजें थी जिसकी वजह से वह साम्राज्य का निर्माण करता है। तो एक आप देखोगे कि सबसे जो मेन चीज था वह था आपको अनुकूल भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अनुकूल भौगोलिक स्थिति। देखो भूगोल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, अब जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन, एक तो यह भी रीजन रहा था। ठीक है, कि भाई ज्योग्राफिकल कंडीशन, एक तो यह रीजन रहा होगा क्या भाई मगध साम्राज्य के उद्भव में, क्योंकि भूगोल की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के निर्माण में भी। हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी क्या भूगोल की भूमिका है या नहीं है भाई। आप जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहते हो वैसे ही तो आपका पर्सनालिटी होगा। आज आखिर आप लोग घर वर छोड़कर क्यों दिल्ली आए। ये तैयारी तो घर से भी हो सकती थी, ये तैयारी आपके एरिया में भी हो सकता था, वहां से भी कर सकते थे, पढ़ना ही तो था। लेकिन एक इन्वायरमेंट के लिए आप आए ना कि यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा। भाई जैसे जगह पे आप रहोगे आपका व्यक्तित्व तो ऐसा ही होता है ना। अगर जंगल में आपको छोड़ दिया जाए तो आप जंगली व्यवहार करोगे। ठीक है, तो जैसे जगह पे हम होते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व ही होता है। हमारे जो पर्सनालिटी है, हमारा जो कल्चर है, वो इन्हीं सब चीजों से बनता है। हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे, हमारे जो फैमिली है, जो बैकग्राउंड है, उन्हीं सब चीजों से बनता है ना। तो मगध के साथ भी कुछ ऐसा तो रहा होगा कि भाई मगध के साथ कुछ अनुकूल भौगोलिक स्थिति रही होंगी, फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन रहा होगा। अब वह क्या था जिसका फायदा मगध को मिला। कुछ ना कुछ तो आपको रहा होगा आखिर इस भौगोलिक स्थिति का जो उसके अनुकूल था, जो मगध के अकॉर्डिंग हो गया। तो एक तो आप देखते हो कि यहाँ पे क्या है, तो एक तो आप देखते हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वह अवेलेबल हैं, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर आपको जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। ठीक है, एक तो यह देख रहे हैं कि आखिर मगध ने ही साम्राज्य का निर्माण क्यों किया। तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, एक तो यह रीजन था, यानी नेचुरल रिसोर्सेज, इसे लिख लोगे नेचुरल रिसोर्सेज वेयर अवेलेबल इन लार्ज स्केल। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल लार्ज स्केल। तो एक तो रीजन यह था कि मगध में क्या है, तो मगध में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वह आपको बड़े पैमाने पर उपलब्ध थे, जिसका लाभ आपको मगध को मिला होगा। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा, अब यहाँ पे फिर आप देखोगे कि भाई आखिर इन प्राकृतिक संसाधनों का लाभ कैसे मगध को मिला। तो मगध इसलिए साम्राज्य का निर्माण कर पाया, ध्यान से सुनना, मगध इसलिए साम्राज्य का निर्माण कर पाया क्योंकि मगध में नेचुरल रिसोर्सेज लार्ज स्केल पर अवेलेबल थे, पहली चीज। अब वह नेचुरल रिसोर्सेज जो है, आखिर प्राकृतिक संसाधन जो है वह कौन से प्राकृतिक संसाधन थे जो लार्ज स्केल पर आपको मगध में आपको उपलब्ध था। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज की आप बात करोगे तो आप देखोगे कि मगध का जो क्षेत्र था वह आपको जंगली क्षेत्र था, जंगली क्षेत्र था।
तो मगध का जो क्षेत्र था उसमें बड़े पैमाने पर क्या था, वन थे, जंगल था। मगध का क्षेत्र आपको जंगली क्षेत्र था, पूरे फॉरेस्ट एरिया था, पूरी तरीके से आपको मगध जो आसपास जो आप देख रहे हो उस सारे आपको जंगलों से पूरा लदा पड़ा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड तक जो वैदिक आर्यंस थे वह आपको लेटर वैदिक पीरियड तक वैदिक आर्यंस आते कहाँ तक हैं, तो वैदिक आर्यन आते हैं सदानीरा रिवर तक, जिसे गंडक रिवर कहा जा रहा है। क्योंकि खुद ऋग्वेद में यह मेंशन किया गया है विदेह माधव स्टोरी में कि विदेह माधव और ऋषि बहुगुना वह आपको चलते हैं, और अग्नि जो है जिसे आपको वैदिक आर्यों के जो देवता थे जिसकी वह पूजा किया करते थे वैदिक आर्य, वह अग्नि आपको जंगलों को जलाती चली गई और उसके पीछे पीछे वैदिक आर्य बढ़ते चले गए, और वह वैदिक आर्य कहाँ तक पहुंच पा रहे, तो सदानीरा नदी तक, और सदानीरा नदी तक आकर वह अग्नि बुझ जाती है। यानी उस क्षेत्र तक के जंगलों को सफाया कर दिया गया होगा। लेटर वैदिक पीरियड में ये आपको आयरन टूल्स भी आ गया था, और उसी आयरन के दम पर इन्होंने जंगलों की कटाई कर दी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अब लेकिन मगध का क्षेत्र अभी भी क्या था, वह जंगली क्षेत्र था। अब आखिर इस फॉरेस्ट से मगध को क्या लाभ मिला भाई, जंगली क्षेत्र होने से इसको क्या लाभ मिला? तो एक तो आप देखो कि इसी फॉरेस्ट के वजह से मगध को क्या मिला, तो बड़े पैमाने पर उसको लकड़ियां प्राप्त हो गई। वुड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? और इसी जंगल से मगध को और क्या मिला, तो एलिफेंट, हाथी आपको। तो इससे आपको मगध को एक लाभ यह मिला कि जब मगध का क्षेत्र जब जंगली क्षेत्र था, फॉरेस्ट एरिया था, और जब फॉरेस्ट को काटा गया होगा तो बड़े पैमाने पर लकड़ियां मिली होंगी, और इन्हीं लकड़ियों का उपयोग आर्किटेक्चर में किया गया होगा, मकानों के निर्माण में। क्योंकि जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आपको इन्हीं लकड़ियों से बनी हुई है। लकड़ियों से मकानों का, पहले जो मकान का निर्माण होता था सीमेंट थोड़े ही था, सीमेंट का उपयोग थोड़े किया जाता था। पहले आप लोग देखोगे गांव में आज भी तो वह लकड़ी के मकान बने होते थे, लकड़ी के मकान। तो वह लकड़ी कहाँ से आएगा, जंगल से ही तो आएगा। तो इससे बड़े यानी एक तो मकान का निर्माण हुआ, वही लकड़ी आपको इनका हथियार भी बन गया, क्योंकि उसी लकड़ी में इन्होंने लोहे को लगाया, तो लोहे को लगाया तो वह भाला भी हो गया, लोहे को लगाए तो वह आपको कुल्हाड़ी का भी काम करने लगा, एक्स का भी काम करने लगा। तो अब इनका वह हथियार भी हो गया, एक तो लोहा और दूसरा आपको लकड़ी। ये दोनों आपको मगध को मजबूती देने का काम किया। इसके साथ साथ मगध के पास बड़ी संख्या में चूंकि जंगल था, और जंगल से क्या प्राप्त हुआ, तो हाथी। अब यह हाथी इनके आर्मी में काम आ गया, इनकी सेना में काम आ गया। अब मगध की जो सैनिक हैं, मगध के जो आर्मी हैं, वह किसके ऊपर बैठे हुए हैं, वह आपको हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए हैं। अब एक सैनिक जो नीचे से लड़ रहा है और एक सैनिक जो हाथी के ऊपर बैठकर लड़ रहा है, बताओ जीत किसकी होगी? जो हाथी पर बैठा हुआ है। ज्यादा पावरफुल किसके आर्मी माने जाएंगे? जो हाथी पर बैठा हुआ है। आज मान लो कोई ऐसे अगर कोई गन से लड़ाई कर रहा हो, तीर धनुष से लड़ाई कर रहा हो, और किसी के पास आपको तोप है, तो जीत किसकी होगी? जिसके पास तोप है। तो भाई ये तो हाथी पर सवार सैनिक है ना, इसके ऊंचाई पर हैं, कुछ तो हाथी मार देगा कुछ लोगों को, और उसके बाद जो बचे वो ऊपर से वह मारेंगे, भाला वाला लेकर। तीर ही मारना है तो भाई वो हाथी पर बैठकर मार रहे हैं, ऊंचाई से मार रहे हैं। तो इस तरीके से मगध को इसका लाभ मिला हो या नहीं मिला? तो इससे साम्राज्य का निर्माण कहाँ होगा? मगध में ही होगा ना। तो यह जो आप देख रहे हो कि जो फेवरेबल जो ज्योग्राफिकल कंडीशन था, इसने क्या मगध साम्राज्य के उद्भव में इंपॉर्टेंस रोल निभाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इसने? तो इसने निभाया। कैसे? तो इसी के वजह से चूंकि मगध का क्षेत्र एक जंगली क्षेत्र था, और जंगल से पर्याप्त मात्रा में लकड़ी और हाथी प्राप्त हुए, जिससे मगध की मजबूती बढ़ गई। क्लियर है? इसके साथ साथ और क्या, एक तो आप फॉरेस्ट देखा, दूसरा आप देखो तो मगध के पास और क्या था, तो मगध के पास खनिज संसाधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। अब यह आप देखो कि यह जो खनिज संसाधन हैं, अब यह भी मगध के पास खूब हैं, मिनरल रिसोर्सेज भी है। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज भी है, यह भी आपको मगध के पास है। बड़े पैमाने पर सब कुछ क्या है, यह आप देखो कि सारी चीजें आपको लार्ज स्केल पर हैं, बड़े पैमाने पर हैं। अब खनिज संसाधन, मगध का जो क्षेत्र था वह आपको खनिज संसाधन वाला क्षेत्र था, और यहां से क्या मिनरल प्राप्त हुआ, तो यहां से इनको मिल गया क्या चीज,
आयरन, लोहा। अब इसने और उनको मजबूत बना दिया या नहीं? अब जो मगध के सैनिक हैं हाथी पर बैठे हुए हैं और लोहे वाला अस्त्र शस्त्र विपंस लिए हुए हैं। बताओ जीत किसकी होगी? मगध की होगी ना, या अंग की हो जाएगी, या काशी और कौशल के हो जाएगी? मगध की जीत होगी ना, क्योंकि इसके सैनिक हाथी के ऊपर हैं और उनके पास लोहे का अस्त्र शस्त्र है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं मगध को मिला। इसके साथ साथ और क्या है भाई अनुकूल भौगोलिक स्थिति में? तो अनुकूल भौगोलिक स्थिति में आप देखोगे कि मगध को सुरक्षा देने का भी काम आपको वहां के ज्योग्राफी कर रहा है। अब मगध कैसे भाई? तो आप देख रहे हो कि रिवर नदी, इसके साथ साथ माउंटेन, नदी, पर्वत। अब यह आपको मगध की जो प्रारंभिक जो राजधानी है, जो फर्स्ट कैपिटल है, वह आपको कहाँ है? राजगिरी। और राजगिरी कहाँ है? पर्वतों के बीच है, यानी पर्वत उसको सुरक्षा देने का काम कर रहा है। अगर मगध पर किसी को अटैक करना है तो मगध के सैनिक जो हैं वह आपको पहाड़ के ऊपर हैं, वहीं से मार देंगे, पत्थर से भी मारेंगे तब भी लोग मरेगा, और नीचे वाले को कितना तीर चलाएगा ऊपर, तो उसको एक सैनिक सुरक्षा मिल रही है। इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि जो दूसरी जो कैपिटल जो बना वो आपको नदी के तट पर, ठीक है, पाटलिपुत्र, वो आपको नदी के तट पर है, तो नदी उसको सुरक्षा दे रहा है। यानी ये जो आप देख रहे हो कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है इसका लाभ मगध को मिला, कि कहीं इसे सेफ्टी देने का काम माउंटेन ने किया तो कहीं इसे रिवर ने किया, क्योंकि मगध की जो कैपिटल है वह इन्हीं पर्वतों और नदियों के बीच में स्थापित था। इसका लाभ मगध को मिला। इसके साथ साथ और क्या भाई, एक और रीजन है जो आपको आप कह सकते हो कि अनुकूल भौगोलिक स्थिति यानी फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन में इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, और वह आपको जो मगध के पास क्या है कि कैसी भूमि है? तो उर्वर भूमि है, उपजाऊ भूमि है, ठीक है। तो फर्टाइल लैंड, मगध की जो भूमि कैसी है? वह आपको उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, क्योंकि वह आपको गंगा घाटी वाला क्षेत्र है। तो मगध के पास मगध की जो लैंड है वह कैसी है? उपजाऊ है। तो इससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर भी, अब लोहा है तो इसी लोहे का उपयोग एग्रीकल्चर में भी तो किया जाएगा। यही लोहे उनके आपको एग्रीकल्चर टूल्स भी बन जाएंगे, ठीक है, कृषि यंत्र भी हो जाएंगे। अब इसी लोहे के माध्यम से जमीन की गहरी जुताई होने लगेगी, इसी लोहे से जंगलों की कटाई होने लगेगी। तो इसका लाभ मिलेगा कि इससे एग्रीकल्चर में सरप्लस की स्थिति उत्पन्न होगा, अधिशेष उत्पादन होगा, अधिशेष उत्पादन होगा तो व्यापार बढ़ेगा, क्राफ्ट में आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगा, शिल्प में विविधताएं दिखाई देंगी, व्यापार आपको बढ़ जाएगा। इसका लाभ आपको राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो इन सब का लाभ मगध को मिला या नहीं मिला? आखिर मगध ने ही साम्राज्य का निर्माण क्यों किया? मगध में ही साम्राज्य का निर्माण क्यों हुआ? तो इसके लिए एक बड़ा कारण था अनुकूल भौगोलिक स्थिति, फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन, जिसका बेनिफिट आपको मगध को मिलता है, जिसका लाभ मगध को मिलता है। और वह फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन में क्या है? तो मगध का क्षेत्र आपको कैसा क्षेत्र है? फॉरेस्ट एरिया है, इसके साथ साथ मिनरल रिसोर्सेज वहां पे पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं, रिवर, माउंटेन, यह आपको मगध को सेफ्टी देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मगध की जो भूमि है वह आपको फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है। इन सब का लाभ मगध को मिलता है, इसलिए मगध में ही साम्राज्य का निर्माण हुआ।